रेजिस्टिविटी मटेरियल पे, इसमें हम स्टील, ब्रास और ब्रोंज की स्टडी करेंगे। इसके साथ हम एक और एडिशनल टॉपिक है बंडल कंडक्टर्स, इसकी स्टडी करेंगे। लो रेजिस्टिविटी मटेरियल में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में एल्यूमिनियम और कॉपर की स्टडी की थी डिटेल में। उसी तरह अब हम ये जो मटेरियल है हमारे स्टील, ब्रास, ब्रोंज, इनकी स्टडी करेंगे। स्टील आपका आयरन का एक एलॉय होता है जिसमें कार्बन की कुछ परसेंटेज मिली होती है इसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए। यूजुअली हम स्टील बनाने के लिए 2.14% कार्बन का यूज़ करते हैं। कार्बन का अमाउंट वेरी करके हम उसकी डिफरेंट क्वालिटीज़ को एनहांस या चेंज कर सकते हैं। इन क्वालिटीज़ में आती है हमारी हार्डनेस, नीड फॉर एनीलिंग, टेम्परिंग बिहेवियर, यील्ड स्ट्रेंथ एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्टिंग स्टील। इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉर्मल स्टील में कार्बन की परसेंटेज को वेरी करेंगे तो आप स्टील की हार्डनेस, एनीलिंग की नीड, टेम्परिंग बिहेवियर, यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हैं। द इंक्रीज इन स्टील्स स्ट्रेंथ कंपेयर टू प्योर आयरन इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग आयरन्स डक्टिलिटी। यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है कि स्टील की स्ट्रेंथ तो बढ़ जाती है कार्बन को मिलाने की वजह से, लेकिन इसकी वजह से जो आयरन की जो आपका प्योर जो इसका पेरेंट मटेरियल है आयरन, उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है। डक्टिलिटी के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। डक्टिलिटी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसके खींच के धातु के पतले तार या उसके चादर की फॉर्म में उसको परिवर्तित किया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड डक्टिलिटी। हिंदी में कहते हैं तन्यता। स्टील कंडक्टिंग मटेरियल की तरह बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है क्योंकि अदर मटेरियल के कंपैरिजन में इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है, लेकिन इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा अच्छी होती हैं और इसकी कॉस्ट भी लो होती है, इसलिए कई जगह पे हम स्टील्स का यूज करते हैं। जब किसी स्टील वायर में से अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराई जाती है तो इसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है और पावर लॉस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी वायर में से डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी को फ्लो कराते हैं तो ऐसा कम होता है क्योंकि स्टील के साथ इसकी कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एसोसिएटेड होती हैं। स्टील बेसिकली एक चुंबकीय पदार्थ है। स्टील इज इजीली कॉरोडेड बाय मॉइस्चर एंड हीट। स्टील में कॉरोडेड मीन्स आपको पता होगा जंग लगना, ऑक्साइडेशन होना। स्टील इजीली ऑक्साइडेशन से अफेक्ट हो जाती है मॉइस्चर से या हीट से, इसलिए जब भी हम ओवरहेड स्टील कंडक्टर्स का यूज करते हैं तो हमको गैल्वेनाइज कर लेते हैं। गैल्वेनाइज करने के लिए हम स्टील को पहले अच्छी तरीके से साफ करके उसके बाद उसे मोल्टन जिंक में डिप कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है स्टील वायर्स के ऊपर एक जिंक की लेयर फॉर्म हो जाती है जो कि स्टील को प्रोटेक्ट करती है रस्टिंग से। एज वेल एज स्टील ओवरहेड कंडक्टर्स जो होते हैं वो इसके लेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वजह से बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करने के लिए यूज किए जाते हैं। एल्यूमिनियम कंडक्टर यूज फॉर हाई वोल्टेज सिस्टम, लॉन्ग स्पैन्स एंड यूजुअली रेनफोर्स्ड विद स्टील which gives high tensile strength to overhead lines। स्टील का यूज हम केवल शॉर्ट अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करने के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपको हाई वोल्टेज सिस्टम की जरूरत है या लॉन्ग स्पैन में आपको अपनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसमिट करनी है तो उसके लिए हम एल्यूमिनियम कंडक्टर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ स्टील इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। स्टील बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल होता है। इसका यूज हम इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन और ट्रांसमिशन में करते हैं, और इलेक्ट्रिकल पावर के जनरेशन और ट्रांसमिशन के लिए हम हाई सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। सिलिकॉन स्टील बनाने के लिए उसमें कुछ परसेंट हम सिलिकॉन भी मिला देते हैं। ए फर्दर इम्प्रूवमेंट इज अचीव बाय एडिंग अप टू 4.5% सिलिकॉन विच इम्पार्ट्स हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। अगर आप स्टील मेकिंग में 4.5% सिलिकॉन भी मिलाएंगे उसकी वजह से क्या होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई हो जाता है और स्टील की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी इंप्रूव हो जाती हैं। स्टील इज यूज्ड इन मैनी इलेक्ट्रिकल सिस्टम ड्यू टू इट्स मैग्नेटिक परफॉर्मेंस। बहुत से इलेक्ट्रिकल सिस्टम में इसकी मैग्नेटिक परफॉर्मेंस की वजह से भी हम स्टील का यूज करते हैं। जैसे कि रोटेटिंग मशीन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल में हम स्टील का यूज करते हैं, हर्मेटिक मोटर्स में करते हैं, एसी मोटर्स में तथा इंस्ट्रूमेंट सर्विस मोटर्स में भी हम स्टील का यूज करते हैं।
अगर हम स्टैटिक मशीन की बात करें तो पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में हम स्टील का यूज करते हैं, रिएक्टर एंड मैग्नेटिक एम्पलीफायर में करते हैं, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर में करते हैं, ऑडियो ट्रांसफार्मर में करते हैं तथा मैग्नेटिक स्विच एंड रिले में करते हैं। अब हम बात करेंगे कॉपर अलॉय की। अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। तो कॉपर जो कि खुद भी बहुत अच्छा कंडक्टर है, उसके साथ साथ हम उसमें कुछ मिश्र धातुएं मिला के उसकी जो अलॉय बनते हैं उनका यूज भी हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए कर सकते हैं। एज वी नो दैट कॉपर इज अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग मटीरियल, not even copper but its alloy also have the properties which are very useful in electrical engineering. Now we are going to study about copper alloy. First one is brass. brass को हिंदी में कहते हैं पीतल। पीतल भी कॉपर यानी कि तांबे का एक मिश्र धातु होता है। brass is an alloy of copper and zinc in proportion which can be varied to achieve varying mechanical and electrical properties. जो आपका ब्रास होता है वो कॉपर तथा जिंक को मिला के बनाया जाता है। कॉपर और जिंक का प्रोपोर्शन आप चेंज भी कर सकते हैं और ये आप किस मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को प्राप्त करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप कॉपर और जिंक का परसेंटेज डिफाइन करेंगे। जो आजकल चल रहा है उसमें हम 67% कॉपर और 33% जिंक मिलाते हैं। हालांकि कॉपर की मात्रा 55% से 95% तक हो सकती है और जिंक की मात्रा 5% से 45% तक हो सकती है। ब्रास हैज हायर मेलेबिलिटी देन ब्रोंज और जिंक। ब्रास की जो मेलेबिलिटी होती है, मेलेबिलिटी का मीन्स होता है आघात वर्धनीयता, वो ब्रोंज या जिंक की तुलना में ज्यादा होती है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर रिलेटिवली लो होता है, ये 900 से 940 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये 1650 से 1720 फ़ारेनहाइट के बीच में होता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन। मतलब वही अभी आपको बताया कि आप कॉपर और जिंक का परसेंटेज चेंज कर सकते हैं। तो परसेंटेज चेंज करके अगर हम सेल्सियस के टर्म्स में बात करें तो 900 से 940 के बीच में इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है और अगर फ़ारेनहाइट की बात करें तो 1650 से 1720 डिग्री तक इसका मेल्टिंग पॉइंट हो सकता है। By varying the proportion of copper and zinc, the properties of brass can be changed, allowing hard and soft brasses. इसका मतलब यही है कि आप परसेंटेज जो तांबे की और जिंक की चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका कॉपर दो कैटेगरी में हो जाएगा, हार्ड कॉपर तथा सॉफ्ट कॉपर, हार्ड ब्रास तथा सॉफ्ट ब्रास। इसकी डेंसिटी 8.4 से लेके 8.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। अब हम ब्रास की प्रॉपर्टीज की स्टडी करेंगे। ये म्यूटेड येलो या गोल्ड कलर का होता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ जिंक। ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, सस्पेक्टेबिलिटी टू क्रैकिंग फ्रॉम एक्सेसिव स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ने पर क्रैक होने की इसकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। ये हाईली कास्टेबल होता है, कास्टेबल मीन्स ढलाई योग्य। इसकी एबव एवरेज थर्मल कंडक्टिविटी है, यानी कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है और ये नॉन फेरोमैग्नेटिक होता है। एप्लीकेशन ऑफ ब्रास, इसको आर्किटेक्चर में यूज कर सकते हैं, ग्रिल वर्क में यूज होता है, इसका अप्लायंसेस में यूज होता है पीतल का, रेडिएटर कोर्स में और टैंक्स बनाने में पीतल का यूज होता है, इलेक्ट्रिकल टर्मिनल्स, प्लग और लैंप फिटिंग के लिए यूज होता है, लॉक, डोर हैंडल्स, नेम प्लेट। अगर डेली एप्लीकेशंस की बात करें इसकी तो लॉक, डोर हैंडल, नेम प्लेट, प्लम्बर हार्डवेयर, फास्टनर, कार्ट्रिज केस, सिलेंडर लाइनर फॉर पंप, इन सब के लिए हम पीतल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोंज। ब्रोंज को हिंदी में कहते हैं कांसा। कांसा भी कॉपर की एक अलॉय होती है। Bronze is an alloy consisting primarily of copper, commonly with about 12 to 12.5% tin. जब हम कॉपर के साथ टिन को मिलाते हैं तो हमको कांसा मिलता है, जैसे कि हम कॉपर के साथ जब जिंक को मिला रहे थे तो हमको पीतल मिल रहा था। इसमें भी परसेंटेज वेरी करके आपको डिफरेंट टाइप के ब्रॉन्ज अलॉय मिल सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो मार्केट में चल रहा है मॉडर्न ब्रॉन्ज कंटेन्स 88% ऑफ कॉपर एंड 12% ऑफ टिन। अदर एलिमेंट भी अगर हम इसमें मिला दें जैसे एल्यूमिनियम, आर्सेनिक, मैंगनीज, फॉस्फोरस एंड सिलिकॉन, तो उसमें प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाएंगी ब्रॉन्ज की। तो अगर इन एलिमेंट को भी हम मिला देंगे तो इनको मिला के हम लेडेड ब्रॉन्ज, फॉस्फर ब्रॉन्ज
एल्यूमिनियम ब्रोंज, सिलिकॉन ब्रोंज तथा मैग्नीज ब्रोंज, इन सब ब्रोंज का हम निर्माण कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर एप्लीकेशन। अब हम कांसे की जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज, उनके बारे में बात करेंगे। ब्रोंज contains several unique properties that make it highly suitable for application ranging from works of art to computer electronics। इसका आर्ट से लेके कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स तक के फील्ड में ब्रोंज का यूज होता है। यहाँ पे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएंगे। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसमें हार्डनेस भी होती है एज वेल एज ये ब्रिटल भी होता है। ब्रिटल मीन्स होता है भंगुर। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 950 डिग्री सेल्सियस। हाई रेजिस्टेंस टू कोरोजन फ्रॉम सॉल्ट वाटर। एग्जिबिट्स लो मेटल टू मेटल फ्रिक्शन। इसका मेटल टू मेटल फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है। अब इसके एप्लीकेशन पे ध्यान दीजिए। ब्रोंज इज यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कल्पचर। स्कल्पचर के यूज के कंस्ट्रक्शन में हम ब्रोंज का यूज करते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स और मेडल्स बनाने में हम ब्रोंज का यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की तरह अगर बात करें तो बुशिंग तथा बियरिंग्स को बनाने में इसका यूज किया जाता है। ब्रोंज ऑल्सो हैज नॉटिकल एप्लीकेशंस बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस टू कोरोजन। जितने भी आपके नॉटिकल एप्लीकेशन का मतलब होता है जहाजी, इस तरीके के जहाज वगैरह के केस में अगर आपको जरूरत है तो आप वहां पे कांसे का यूज कर सकते हैं क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंस दिखाया है बेसिकली ब्रास और ब्रोंज का। ब्रोंज आपका हार्डर होता है लेकिन ब्रिटल ज्यादा होता है। ब्रास आपका जनरली मेलेबल होता है, ग्रेटर मेलेबल होता है। ब्रोंज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 950 डिग्री सेल्सियस होता है और ब्रास का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 900 डिग्री सेल्सियस होता है। ब्रोंज आपका एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस होता है इंक्लूडिंग सॉल्ट वाटर। इट मीन सॉल्ट वाटर का भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता है, इसीलिए इसे नॉटिकल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ब्रास का कोरोजन रेजिस्टेंस भी अच्छा होता है लेकिन कंपैरेटिव टू ब्रोंज उतना अच्छा नहीं होता है। ब्रोंज इज सुटेबल फॉर सम डेकोरेटिव एप्लीकेशन सच एज स्कल्पचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एटसेट्रा। ब्रास इज मोर सुटेड फॉर डेकोरेटिव एप्लीकेशन क्योंकि ये लगभग सोने के जैसे रंग का भी दिखता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। ब्रोंज आपकी बहुत ही पुरानी एक मटेरियल होती है। इसको हम 3500 BC से यूज कर रहे हैं जबकि ब्रास को हम केवल लास्ट 500 BC से जानते हैं। अब हम बात करेंगे, एक नया टॉपिक है बंडल कंडक्टर्स। हमने यूजुअली ट्रांसमिशन लाइन के केस में देखा है कि हम जब भी इलेक्ट्रिकल को पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो हम सिंगल कंडक्टर का पर फेज यूज करने की बजाय हम ग्रुप ऑफ कंडक्टर्स का यूज करते हैं, यानी कि मल्टीपल कंडक्टर्स का हम पर फेज यूज करते हैं। एक मेटेलिक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पेसर कहते हैं ग्रुप्स द कंडक्टर ऑफ ए फेज। एक मेटेलिक स्ट्रक्चर जिसको हम स्पेसर कहते हैं वो उस फेज के सारे कंडक्टर का एक समूह बनाता है। दीज स्पेसेस हेल्प टू मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर थ्रू आउट देयर लेंथ, अवॉइड क्लैशिंग ऑफ कंडक्टर्स among us themselves and also allowing them to be connected in a parallel। इसको समझाने से पहले नेक्स्ट डायग्राम देखिए। आपने हाई पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपने ट्रांसमिशन लाइन देखी उनमें आपने देखा होगा बीच बीच में इस तरीके के स्पेसर लगे होते हैं। जैसे 2 वायर पैरेलल लाइन के लिए आपने ये लगा दिया। इसका यहाँ पे क्या यूज है कि ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को मेंटेन करेगा, जो भी डिस्टेंस है, एज वेल एज इनको आपस में लड़ने से, क्लैशिंग से बचाएगा। सिमिलरली अगर आपका 3 फेज कोई ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें आप देखिएगा कि इस तरीके का एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ऐसे बीच में फंसा रहता है। एज वेल एज अगर हम 4 कंडक्टर्स की बात करें तो उसके लिए एक इस तरीके का अरेंजमेंट लगा होगा। तो ये जो अरेंजमेंट है जो कि लाइन को एक दूसरे से टकराने से बचाता है, दिस इज कॉल्ड स्पेसर। नाम से ही पता चल रहा है कि ये 2 कंडक्टर के बीच में स्पेस प्रोवाइड करता है और उनको क्लैशिंग से बचाता है। तो बंडल कंडक्टर के बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो स्पेसर, ये जो अरेंजमेंट है, जैसे इसमें सीधा वाला, ये ट्रायंगल वाला और ये सर्किल जो कि 4 वायर को अलग अलग कर रहा है। दूसरा जो इसके कंडक्टर हैं, ये जो वायर्स जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं सब कंडक्टर। तो बंडल कंडक्टर बेसिकली आपका 2 चीजों से मिलके बनता है, स्पेसर और सब कंडक्टर से। अब वापस अपनी डेफिनेशन पे आते हैं। बंडल कंडक्टर में एक मेटेलिक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम स्पेसर बोलते हैं। ये कंडक्टर्स को ग्रुप करता है, मतलब एक साथ रखता है। इस स्पेसर की हेल्प से एक कांस्टेंट डिस्टेंस हम कंडक्टर के बीच में मेंटेन कर सकते हैं थ्रू आउट देयर लेंथ, और
इस स्पेसर की हेल्प से हम कंडक्टर की क्लैशिंग को भी बचा सकते हैं। ईच फेज कैन हैव 2, 3 और 4 कंडक्टर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 वायर के लिए हमने अलग स्पेसर यूज किया, 3 कंडक्टर के लिए हमने ट्रायंगुलर टाइप का स्पेसर यूज किया था, तथा 4 कंडक्टर की स्पेसिंग के लिए हमने एक दूसरा स्पेसर यूज किया था। तो ये फिगर मैं आपको समझा चुकी हूं। वी कॉल बंडल कंडक्टर टू दोज कंडक्टर विच फॉर्म फ्रॉम 2 और मोर स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स। बंडल कंडक्टर उन कंडक्टर को भी कहते हैं जो 2 या 2 से अधिक स्ट्रैंडेड कंडक्टर से मिलकर बने होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रैंडेड कंडक्टर क्या होता है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर होता है अगर आप किसी सॉलिड वायर की जगह मल्टीपल कंडक्टर का यूज करें टू ट्रांसमिट द एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ये यहाँ पे मैंने दोनों का फोटो दिखा दिया है। अगर आप केवल एक सिंगल वायर का यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड सॉलिड कंडक्टर, और अगर आप ग्रुप ऑफ मल्टीपल वायर यूज कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ऐसा किस लिए करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा करंट कैरी हो सके थ्रू द कंडक्टर्स, यानी कि इसको यूज करके हम करंट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। बंडल कंडक्टर ऑल्सो कंट्रीब्यूट वेरियस फैसिलिटीज टू इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन सिस्टम। ए बंडल कंडक्टर रिड्यूस द रिएक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइन का जो रिएक्टेंस होता है वो भी कम हो जाता है। एज वेल एज इसको यूज करने की वजह से वोल्टेज ग्रेडियंट कम हो जाता है, कोरोना लॉसेस कम हो जाते हैं, रेडियो इंटरफेरेंस कम हो जाता है, सर्ज इंपेडेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन ये भी कम हो जाता है। तो आई होप आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आपको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में डाल के मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए थैंक यू क्लास।